जय भीम दोस्तों, मैं हूं अशोक दास और अभी हम हैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे। हमारे साथ हैं चार मेहमान आज जिनसे हम बात करेंगे। ये चारों बाबा साहब के मिशन के सिपाही हैं, चारों अलग अलग उम्र के हैं, चारों अलग अलग पेशे में हैं, लेकिन जब बात बाबा साहब के मिशन की होती है, मूवमेंट की होती है, तो चारों एक साथ निकल के समाज में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके बाबा साहब के मिशन का प्रचार कर रहे हैं। हम बात करते हैं भीम ज्ञान चर्चा के चार सदस्यों से जो लगातार कई सालों से लगे हुए हैं और भीम ज्ञान चर्चा के जरिए अम्बेडकरी आंदोलन को, बुद्धिज़्म को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, जिसकी बात हमेशा से की जाती रही है। हमारे साथ हैं डीबीएस सेहरा साहब, राखी रावण जी, सूरजपाल राक्षस जी और रमेश गौतम जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है, आप लोग भीम ज्ञान चर्चा के जरिए काम कर रहे हैं, कब से ये काम शुरू हुआ और क्या सोच के आप लोगों ने इसको शुरू किया था? काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ, लेकिन मैं 2011 में रिटायर हुआ सरकारी नौकरी से, और तब से हम लोगों ने, मैंने और राखी रामन ने करीब 1000 से ज़्यादा मीटिंग गांव में ली। और उसका पर्पज़ ये है कि जो दलित समाज है, शोषित समाज है, जो वर्षों से दबा कुचला रहा है, उसमें बाबा साहब के बारे में बताना, बाबा साहब के मिशन के बारे में बताना, बाबा साहब के बलिदान के बारे में बताना, बाबा साहब के संविधान के बारे में बताना, और बाबा साहब ने क्या क्या हम लोगों को अधिकार दिए और क्यों अधिकार दिए, इन सब के बारे में लोगों को जागृत करना, और ख़ास करके जवान लोगों को और महिलाओं को जागृत करना, क्योंकि किसी समाज की जो तरक्की है वो महिलाओं और जवान लोगों से आंकी जा सकती है। इसलिए हमारा जो टारगेट है ये दो खासकर हैं, बाकी कोई आता है तो ठीक है। इसीलिए समाज को जगाने का काम करना है, क्योंकि जब तक अज्ञानता है तब तक बात बनेगी नहीं। और बाबा साहब ने खुद कहा कि अज्ञानता आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। किन चीज़ों पे फोकस करते हैं आप लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं, और कहाँ, मतलब गांव के स्तर पे जाते हैं या फिर जिलों में जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो टारगेट है, वो है स्वाभिमान की रक्षा करना, स्वाभिमान को कंजर्व करना, आदमी की डिग्निटी को प्रिजर्व करना, डिग्निटी को बनाए रखना। और इसके लिए बाबा साहब ने 5 क्षेत्रों में संघर्ष किया, और उन 5 क्षेत्रों के बारे में ही बताते हैं। जैसे पहला क्षेत्र है शिक्षा का, दूसरा क्षेत्र है सामाजिक, तीसरा क्षेत्र है आर्थिक, चौथा क्षेत्र है राजनीतिक, और 5वां क्षेत्र है संस्कार और संस्कृति। तो यदि 5 क्षेत्र दलित समाज के लिए मजबूत होंगे तो दलित समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और दलित समाज अपने मानसिक गुलामी से और अंधविश्वास से पीछा छुटा सकता है। हमारे साथ हैं रमेश गौतम जी, और मैं रमेश गौतम जी के बारे में बता दूं कि रमेश गौतम जी लगातार इस काम में सक्रिय हैं और इन्होंने सब कुछ छोड़ के, ये कुछ अपनी निजी ज़िंदगी को दांव पे लगा के और तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी दांव पे लगा के, और सिर्फ इस मिशन में जुड़े हुए हैं लगातार कई सालों से। सर, मतलब इतना सेक्रीफाइस बहुत कम लोग कर पाते हैं। मतलब ठीक है, आंदोलन में बहुत लोग सक्रिय हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हुए तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन आपने सारी चीज़ों को दांव पे लगा दिया और इसी में लग गए। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया, और इतना आप के दिमाग में इतनी चीज़ें भर गई आंदोलन को लेके कि आपने सब कुछ छोड़ के और इसी को चुन लिया? 25 नवंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश में आखिरी संदेश, आखिरी स्पीच रही बीएचयू में। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन तमाम स्वाभिमान लोगों से पूछा कि यदि मुझे केवल ये बताइए कि इस देश में संविधान की आवश्यकता है या हिंदू शास्त्रों की। बाबा साहब ने कहा कि यदि तुम्हें इस देश के दलित शोषित पीड़ित नारियों को यदि न्याय मिलेगा तो हिंदू धर्म के ग्रंथों से या संविधान से। बाबा साहब ने पूछा, यदि आपके साथ हो रहे सदियों से अत्याचारों के खिलाफ यदि आपको न्याय मिलेगा तो हिंदू धर्म के शास्त्रों से या संविधान से? तो तमाम लोगों ने कहा कि संविधान से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आखिरी स्पीच, आखिरी संदेश यही था कि यदि इस देश के स्वाभिमान लोगों को यदि संविधान चाहिए तो हिंदू धर्म के शास्त्रों को ठोकर मार दो। हम सब उसी मुहिम में लगे हुए हैं। अच्छा, उसी मुहिम में लगे। तो क्या जब आप लोग जाते हैं लोगों के बीच में पहली बार, जाहिर कई बार होता होगा कि पहली बार उनसे सामना होता होगा आप लोगों का, जो तमाम व्यवस्थाओं में जैसे लोग जीते हैं जी रहे हैं, तो कितनी मुश्किल आती है समझाने में और कितना सफल हो पाते हैं आप लोग? कोई मुश्किल नहीं आती। समाज में चेतना आ रही है, समाज का स्वाभिमान जाग रहा है,
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगाई, हम उसके विषय में बताते हैं। रामायण इस देश के दलित शोषितों की शिक्षा के लिए बेन लगाती है। रामायण कहते हैं यदि शूद्र शिक्षा ग्रहण करता तो मानो काले सांप को दूध पिलाने के समान है, हम उसके बारे में बताते हैं। यानी कि हमारी जो लड़ाई है वो सीधी सीधी हिंदू व्यवस्था के तहत जो दलितों पे, शोषितों पे, नारियों पे सदियों से जो घोर अत्याचार हो रहे हैं, हम उस स्वाभिमान को जगा करके ये हम सबका प्रयास है। हमारे साथ राखी रावण जी हैं, महिला हैं, और जाहिर सी बात है कि आप जब जाती होंगी लोगों के बीच में तो महिलाओं पे फोकस करती होंगी ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें, तो क्या बताती हैं आप? महिलाओं को ज़्यादातर बाबा साहब के बलिदान, संघर्ष, उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार दिए उन सभी के बारे में, और कितनी मुसीबतों के साथ दिए हैं उन सब के बारे में हम बताते हैं कि महिलाएं अगर आज शासन कर रही हैं तो वो बाबा साहब की देन है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों को अपनाकर वो अपनी स्थिति को जान नहीं पा रही हैं, और जो उन्हें अधिकार मिल रहे हैं वो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार छीनने जा रहे हैं। तो जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाए हैं तो उन अधिकारों को बरकरार रखने के लिए हमें बाबा साहब के संविधान को फॉलो करना होगा, और यही सब अंधविश्वास मिटाने के लिए मैं महिलाओं के बीच जा के काम कर रही हूँ। करती क्या हैं आप वैसे इस भीम ज्ञान चर्चा के अलावा? मतलब भीम ज्ञान चर्चा के अलावा मैं हाउसवाइफ हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और बाबा साहब के मिशन के लिए ही मैं प्रचार प्रसार। फैमिली अलाउ करती है आपको कि आप जाइए और काम करिए? जी करती है। मेरे पति मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, घर के जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरे पिताजी सब सपोर्ट करते हैं, सभी का साथ मुझे मिला है। कब से जुड़ी हुई हैं आंदोलन से? कब मैंने आपने जाना? जुड़ी हुई तो मैं बचपन से ही हूँ। मैंने बाबा साहब के बारे में तो बचपन से ही सीखा है, क्योंकि बाबा साहब को मेरे परिवार में जब मैं छोटी थी तब से ही माना जा रहा है। लेकिन एक बार सहरा जी और रमेश जी हमारे गांव में भीम ज्ञान चर्चा के लिए आए तो मैं इनसे ज़्यादा प्रेरित होकर फिर इन्होंने भी सोचा कि ये बता सकती है, तो सहरा जी और रमेश जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे बाबा साहब के मिशन के बारे में ज़्यादा बताया, और अपने साथ ले जाने के लिए भीम ज्ञान चर्चा में तैयार हो गए। तब से मैं ज़्यादा जाने लगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आई अभी कि हम जिस भीम ज्ञान चर्चा की बात कर रहे हैं कि आखिर वो उसने क्या काम किया है, तो उसका उदाहरण भी हमें यहीं पे मिल जाता है कि भीम ज्ञान चर्चा के जरिए इन्होंने सुना और फिर ये खुद उससे जुड़ के काम कर रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस मिशन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं और जो काम आप लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। एक चीज़ और बताइए मुझे, आपका नाम राखी रावण है, तो आपने अपने नाम के पीछे, क्या आपके घर में सबके नाम के पीछे रावण जुड़ा हुआ है? मेरे घर में किसी के नाम के पीछे भी रावण नहीं है। आपने क्यों रखा ये रावण नाम? जब मैं भीम मिशन में आई तो गुरुजी रमेश जी बराबर में खड़े हैं, उन्होंने मिशन में आने से पहले ही मुझे रावण नाम दिया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए किया क्योंकि रावण बौद्ध राजा था, विद्वानों का भी विद्वान था, दानवीर था, भगवान बुद्ध के धर्म का पूरी तरह से पालन करता था, लेकिन हिंदूवादियों ने उन्हें राक्षस बना के उन्हें जलाना शुरू कर दिया है। हम समाज के बीच जाके अपने राजा की सच्चाई बताते हैं। तो आप जब भी लोगों के बीच में जाती हैं आप यही नाम बताती हैं? यही नाम बताते तो जब महिलाओं के बीच में आप जाती होंगी, मैंने ऐसे कॉमनली कहीं जाना हो, तो फिर जब आप ये नाम बताती हैं तो क्या एक लोग तो देखते होंगे यार ये कैसा? जब मैं बताती हूँ नाम और पहले से ही चर्चा में आ जाता है कि आज भीम ज्ञान चर्चा है, राखी रावण चर्चा की मैं बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं ऐसे में कह रहा। ऐसे भी और कहीं भी जेके राखी रावण आ रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे ही देखने आते हैं कि भाई रावण कौन है, इसलिए लोग खुद आ जाते हैं, बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे साथ रावण हैं, राक्षस जी भी हैं। देखिए ये बदलते दौर में जब दलित आंदोलन लगातार बढ़ रहा है ना, तो इस वक्त लोग निकल के अपने नाम के पीछे रावण जोड़ रहे हैं, राक्षस जोड़ रहे हैं। मतलब ये एक विरोध है ना, कि जाओ तुम, जैसे दलितों को लगातार शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें हज़ारों साल पीछे धकेल दिया गया गुलाम बना के, तो उस गुलामी से जो लोग निकल के आए, जिन्होंने संविधान को समझा, बाबा साहब को समझा, वो लोग अब विद्रोह पे इतने उतर के आ गए हैं कि वो अब खुली चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नाम एक तरीके से चुनौती देने के लिए भी आप लोगों ने रखी है। आपने क्यों अपने नाम के पीछे राक्षस जोड़ा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूरजपाल राक्षस है। मैं आज वकील के रूप में इस ज़िले में काम कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट सूरजपुर में। और ठीक 2009 तक मैं कवाड़ी के रूप में काम करता था इसी ज़िले में, और मेरी शिक्षा मात्र हाई स्कूल थी जो 98 में मैंने पूरी कर ली थी। 98 से और 2009 तक
11 साल तक मैं कबाड़े का रिक्शा खींचता रहा, बोतलें ढोता रहा, रद्दी अधे पुए बोतल, ये सब मेरा काम था। मेरा कोई शिक्षा से कोई सरोकार बाकी नहीं रह गया था, मैं तो एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन 2009 में रमेश गौतम जी जब भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से मेरे पास वो मैसेज लेकर के आए तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी किताब मुझे दी, वो मैंने पढ़ी। फिर उन्होंने कुछ किताबें और दी, मैंने वो पढ़ी। और वो चिंगारी ने मेरे को 12th कराया, ग्रेजुएशन कराया, लॉ कराया। आज मैं मास्टर, मैंने पॉलिटिक्स में पोल साइंस में मैंने मास्टर की हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज भी अगर किसी की वैल्यू है, किसी की आइडेंटिटी ही उसकी वैल्यू है, आइडेंटिटी ही वैल्यू है। कास्ट इज कॉस्ट, कास्ट इज कॉस्ट का फॉर्मूला इस देश में लागू होता है। हमारे पास में हमारी कल्चर नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी कल्चर को रीस्टैब्लिश करने की है, उस कल्चर को जिसका नाम इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। और जब तक भारतीय संस्कृति को हम उस ओरिजिनल कल्चर को खड़ा नहीं कर देते हैं, तब तक इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। भीम ज्ञान चर्चा के बारे में बात करते हैं। आप कब से जुड़े हैं, किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? मैं 2009 से भीम ज्ञान चर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। भीम ज्ञान चर्चा का जो मेन मोटिव है वो इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों को, जिनके पास में आज संपत्ति के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मैं कहूँ तो मानव संसाधन तो है, लेकिन मानव है वो मानव संसाधन नहीं है। संसाधन के रूप में उसमें स्किल नहीं है, उसमें टैलेंट नहीं है। और उस स्किल और उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए कोई नीति और ठोस प्लानिंग भी यहाँ की सरकारों की या दूसरी संस्थाओं की नहीं है। भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम इस देश के युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, उनमें एक आग डालने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक प्रतिभा है जो इस भारत का नक्शा बदल सकती है, जो इस देश के साथ न्याय कर सकती है, तुम्हारे साथ न्याय कर सकती है। हम उनको शिक्षित और विकसित करने के लिए निकले हैं। हम उनको उनकी कल्चर लौटाने के लिए निकले हैं। हम उनको उनकी संस्कृति देने के लिए निकले हैं, जिस संस्कृति का नाम है भारतीय संस्कृति। फिर हम एक बार आते हैं रमेश गौतम जी पे। दो लोगों ने इनका नाम लिया, सूरजपाल जी ने और राखी रावण जी ने। सर, दो लोगों का कहना है, जो चार लोग यहाँ पे आप मौजूद हैं, कि आपने इनको सिखाया। आज ये लोग इस मिशन में लगे हुए हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन और तमाम चीज़ें कैसे हुई, आप किस तरीके से आगे बढ़े जीवन मिशन को लेकर? मेरी एजुकेशन मात्र तीसरी क्लास तक हूँ। गरीबी के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके बाद में फिर भारत के तमाम महापुरुषों के महापुरुष संत रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले, पेर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध और हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और कबीर साहब की शिक्षा, भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा को मैंने जाना और मेरे जीवन में उजाला हुआ। और मैंने फिर तभी से प्रण कर लिया कि दुनिया में जाने से पहले मैं दुनिया में पैदा हुआ हूँ, तो पैदा होने का अपना दायित्व, अपना फ़र्ज निभाऊँ। इस मुहिम को शुरुआत। दो लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपका नाम लिया। ऐसे कितने लोगों को तैयार कर पाए हैं आप अभी इतने सालों में? मैंने कोई तैयार नहीं किए हैं, तो उनका बड़प्पन है। भीम ज्ञान चर्चा और उससे पहले एक संगठन और बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह संघ के माध्यम से हज़ारों लोग लगे हुए हैं। जिला गाज़ियाबाद में, जिला आपके गौतम बुद्ध ज़िले में, बुलंदशहर में, या देश के कोने कोने में। और जितने भी लोग लगे हुए हैं, किसी का भी त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अमूमन क्या आप लोगों का शेड्यूल रहता है? मैंने एक दिन में पर हर दिन करते हैं या फिर किसी खास दिन पे जाते हैं? और एक दिन में कितनी मीटिंग्स करते हैं आप लोग? और अभी कहाँ तक आप लोग, अभी हम लोग नोएडा में बात कर रहे हैं, दलित प्रेरणा स्थल पे, आप लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? ये चर्चा कहाँ तक पहुँची? भीम ज्ञान चर्चा का मैसेज सरदार डॉक्टर डी.वी. सारा साहब के नेतृत्व में बिहार में, राजस्थान में और आपके चंडीगढ़ में, लगभग 9 राज्यों में, और आपका यूपी के बहुत सारे ज़िले तो ऐसे जैसे कि हम सुबह गए और शाम को आ गए। यानी कि डॉक्टर सारा साहब और मैं, कुछ और अन्य लोग ऐसे हैं कि जो 24 आवर्स से 24 घंटे हमारा यही काम है। और बहन राखी रावण और सरदार राक्षस साहब और विनोद टाइगर जी, रावण बौद्ध, वीरेंद्र कुंभकर्ण जी, ऐसे हजारों लोग जिनका जो समय वेस्ट है वो भीम ज्ञान चर्चा के नाम में इन्वेस्ट है।
लेकिन आप एक बात बताइए, सूरजपाल राक्षस जी हो गए, राखी रावण जी हो गए, दोनों ने बताया कि आपसे जुड़ने के बाद इन लोगों ने अपने नाम के पीछे राक्षस और रावण जोड़ा। तो आपने अभी फिर कुंभकर्ण का भी नाम लिया, जी, जी। तो आप ऐसे नाम क्यों दे देते हैं अपने शिष्यों को जो आपसे जुड़ते हैं? पहली बात तो शिष्य नहीं है, साथी मान मिशन के लीजिए। सिपाही हैं। जी, जी। और इसके पीछे केवल इनको अपने इतिहास की जानकारी देना। आप हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद में पाएंगे कि मनुवादियों ने हमें राक्षस कहा, चंडाल कहा, हरिजन कहा, असुर कहा, दैत्य कहा, दानव कहा। लेकिन हम लोग इस देश के मूल निवासी राजा महाराजा रहे हैं और हम सब ने सबकी रक्षा की, तो रक्षक हम हुए। तो राक्षस को यदि आप हिंदी से यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो राक्षस आएगा। हम आते हैं फिर डीवीएस सेहरा साहब पे। सर, आप बता रहे थे कि 9 राज्यों में आप लोग पहुँचे हैं इस चर्चा को लेके, कहाँ कहाँ अभी पहुँच चुके हैं? नहीं, हम लोगों ने जैसे बिहार है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, झारखंड है, इस तरह से 9 राज्यों में हम लोग जा चुके हैं और बहुत सारे हज़ारों गांव हम लोगों ने कवर किए हैं उसके बीच। शुरुआत जब हुई थी इसकी चर्चा की, तो कौन कौन लोग बैठे थे आपस में जिन्होंने सोचा कि हमें इस तरह की चर्चा करनी है, और किस तरह रूपरेखा क्या बनी थी? हाँ, एक एक्चुअल में क्या नाम था उसका संस्था का, हमारी बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह संघ बना था पहले। कब की बात है ये? उसको हो गए मेरे विचार से 10 साल हैं, 8 साल, करीब 8 साल पहले, 8 साल पहले बना था। और फिर वो लोग लगातार बैठते रहे और यही चर्चा करते रहे कि भाई किस तरह से हम लोगों को गांव में मैसेज भेजना है। तो हम लोग वहाँ गांव में जाना शुरू किया। पहले कई 4-4, 5-5 लोग जाते थे। अभी हमारी 4-5 टीम है जो जा रही हैं, 4-5 टीम है, 2 में हम जाते हैं, ये किसी के साथ जाते हैं, वो किसी के साथ जाते हैं। ग्रुप बांट लिया आपने? हाँ, ग्रुप बांट लिया। उसमें समय भी काफ़ी मिल जाता है और एरिया का कवरेज भी काफ़ी हो जाता है। तो हर संडे को तो प्रोग्राम होता ही है। उसके अलावा भी जो कभी रात को प्रोग्राम होता है, कभी दिन में प्रोग्राम होता है, कभी बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग करते हैं। सर, अमूमन आप जिस उम्र में हैं, आप रिटायर्ड भी हैं, आप सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, तो रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग बैठ जाते हैं कि चलो अब ज़िंदगी काटनी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, पहले से ज़्यादा काम करने लगे हैं। जी, एक्चुअली जितना भी ज़िंदगी में हमें मिला, हम अफसर रहे, हमारा लड़का डीएम रहा है, बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। हमारा ये मानना है कि हमें जो दिया बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब ना होते तो हम क्या होते ये हम सोच नहीं सकते। इसलिए जब बाबा साहब ने हमें दिया तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद हम उस काम में तो लगे जो बाबा साहब का मिशन है। और बाबा साहब का मिशन है भारत को बौद्ध में बनाना, यानी कि जितनी भी जाति प्रथा है, जितनी भी वर्ण व्यवस्था है, जितना भी मनुवाद है, जितना भी ब्राह्मणवाद है, उससे सबको छुटकारा दिलाना। और कम से कम उन लोगों को तो छुटकारा जरूर दिलाना जो लोग इससे परेशान हैं, जो लोग जाति के अंदर आए हुए हैं। जैसे हमें 5वां वर्ण कहा गया, हम लोगों को 5वां वर्ण कहा गया। एक्चुअली हम हिंदू धर्म के भाग हैं ही नहीं, हम हिंदू धर्म से हमारा कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, इसलिए हमें सवर्ण में नहीं आते, हम अवर्ण में आते हैं। सवर्ण का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था के साथ, और अवर्ण का मतलब होता है जिसका वर्ण व्यवस्था से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो हम अवर्ण हैं, हम अछूत हैं, हम असुर हैं। अब देखिए, असुर का मतलब क्या लगाते हैं लोग बात, जो सुरा सुंदरी का इस्तेमाल ना करता हो, जो शराब ना पीता हो। तो हम शराब, हमारे बुजुर्ग शराब नहीं पीते थे क्योंकि हम बौद्ध थे। और ये 2000 से ज़्यादा साल, करीब 2500 साल से हमारे जो बुद्धिस्ट बने रहे, उन पर इतना अत्याचार हुआ कि उसका सभी लोग उस बात को जानते हैं कि ना कपड़ा था, ना कोई हमारा रोज़गार था, रोज़गार भी सबसे गंदे काम हमें दिए जाते थे, और ना हमारा कोई प्रॉपर्टी रखने का था, ना कोई शास्त्र सुनने का अधिकार था, ना शस्त्र उठाने का अधिकार था। और बाबा साहब 2500 साल के अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1907 के अंदर हाई स्कूल पास किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसके पास ना शिक्षा है, ना शस्त्र उठाने का अधिकार है, ना शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, ना कहीं जाने का अधिकार है, ना कहीं बोलने का अधिकार है, और ना कुछ लिखने का अधिकार है, ना मंदिर में घुसने का अधिकार है, उसका जीवन कैसे होगा? तो इसी चीज़ के लिए हम लोग मनुवाद के लड़ाई में बाबा साहब के मिशन में योगदान कर रहे हैं, ताकि बाबा साहब का जो मिशन है वो मनुवाद के खिलाफ लड़के हम लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं 5 क्षेत्रों के अंदर। और सशक्त बनाने के बाद में जो 5वां क्षेत्र है वो है सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक का मतलब है भारत को बौद्ध में बनाना, ताकि यहाँ सुख शांति रहे और हर एक आदमी बराबरी का अधिकार ले। और यही संविधान की बैकग्राउंड भी है
कि संविधान भी बाबा साहब ने इसलिए बनाया। ये हमारे साथ विनोद जी हैं, ये अपना नाम बताते हैं विनोद भीमदूत जब कोई इनसे नाम पूछता है। और मैं इनसे इसलिए बात भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो भीम ज्ञान चर्चा है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, तो आप ये तमाम उम्र देख लीजिए, हर एक रिटायर्ड आदमी है, एक हाउसवाइफ हैं, एक वकील हैं, एक रमेश गौतम जी हैं, और ये एक आप पढ़ते हैं विनोद जी? जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं एम फार्मा कर रहा हूँ अच्छा, और एम फार्मा के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। और मैंने बी फार्मा पास आउट किया 2015 में। मैं करीब 2009 से भीम ज्ञान चर्चा के संपर्क में हूँ और जब से लगातार मैं गांव में जा कर काम कर रहा हूँ। मतलब आप टीम के साथ जाते जी, हैं जी, आप? ये हमारे सीनियर से, इनसे ही सब कुछ सीखा है, महान पुरुषों की विचारधारा इनसे ही सीखी है और ज़मीनी स्तर पर काम करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। आप अभी तो बहुत युवा हैं जी। है ना, अभी बहुत आपको आगे बढ़ना है, तो क्या आप चाहते हैं कि फिर इसी मिशन को लेके आप चलेंगे आगे, भीम ज्ञान चर्चा और इसी तरीके से? देखो अभी तो ये पार्ट टाइम है, हम चाहते हैं कि इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहूं और अगर ज़रूरत पड़ी कि 24 आवर फुल टाइम ये काम करना पड़ा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। तो ये ताकत है अम्बेडकरिज्म की, जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग की, कि एक 24-23 साल का लड़का कहता है कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस मिशन के लिए 24-24 घंटे काम करूँगा। राखी रावण जी पे आते हैं फिर, आप लोगों के बीच में बोलती हैं, बात ख़त्म होती होगी, बहुत सी बातें ऐसी होती होंगी जो महिलाएं सुनती होंगी तो फिर वो सोचती होंगी कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया, तो फिर वो उठ के आती होंगी जब ख़त्म होता होगा कि आपसे पूछने बात करने के लिए, तो क्या बातें निकल के आती हैं उन, फिर एक जो अनौपचारिक बात होती है बाद में? जो है महिलाएं मुझे सुनती है, पहली तो बात यह है कि जब मैं बाबा साहब का बलिदान बताती रहती हूँ तो सारी बात क्लियर हो जाती हैं। और हम पहले ही कहते हैं कि जो हम बात बोलते हैं वो प्रूफ सहित बोलते हैं। तो धर्म शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में जो कुछ भी लिखा गया है वही हम बताते हैं। तो कोई भी ये पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि ये गलत बोल रही है। गलत की बात नहीं है, अमूमन देखा ये गया है कि अंधविश्वास में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, हाँ। है ना, क्योंकि घर का काम होता है। वही फिर बात मैं आ रही हूँ अभी उस पे, जब हम हिंदू देवी देवताओं की सच्चाई बताते हैं जो उन्हीं के धर्म शास्त्रों में लिखी है, हमारे नहीं, हमें तो बाबा साहब ने बताया, बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम के अंदर लिखा, बाबा साहब को पढ़ के हम अपने समाज के बीच उनकी सच्चाई लेके जा रहे हैं। तो महिलाओं को भी लगता है कि भाई अगर ये प्रूफ सहित बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और वो हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। बहुत सी महिलाएं सामने आके कहती हैं कि अब तक देवी देवताओं को पूजते रहे, लेकिन आज बाबा साहब के बलिदान के हमें पता चला है कि अब बाबा साहब ने कैसे अपने 4-4 बच्चे बलिदान कर दिए हैं। तो फिर हमें बाबा साहब को मानना चाहिए। बाबा साहब ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें बाबा साहब को मानने के अलावा कुछ नहीं करना है, देवी देवताओं को नहीं मानना है, हमें राम और कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। आ जाती हैं जब आप लोग बात करते हैं, ये आप भी जाते हैं भीम ज्ञान चर्चा में, और आपने जिस तरीके से बताया कि आप क्या करते थे, फिर वहाँ से मिशन मूवमेंट की बातें सुन के बाबा साहब को पढ़ के आप फिर आगे निकले, आज वकील के रूप में स्थापित हैं। ये टारगेट क्या है आप लोगों का आगे, किस तरीके से इस मिशन को बढ़ाने चल रहा है? यकीन मानिए कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह निकल जाता हूँ कोर्ट के लिए। मेरा कोर्ट का जो टाइम है, मेरे काम करीब 3 बजे तक पूरे हो जाते हैं। कई बार होता है कि मैं 5 बजे फ्री होता हूँ। अगर मैं 3 बजे फ्री हूँ तो मैं कोई मिनट नहीं गंवाता और मैं 3 बजे ही अपना वाहन निकालता हूँ और मैं निकल पड़ता हूँ मूवमेंट के लिए। इस ज़िले के तमाम जो 450 गांव हैं, उन तमाम गांवों में भीम ज्ञान चर्चा का नेटवर्क पहुंच चुका है। हम एक नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। हमारा नेटवर्क है, हमने एक मैनेजमेंट बिठाया है, हमने पूरे ज़िले के ब्लॉक बनाए हैं, मंडल बनाए हैं, हमारे भीमदूत हैं। हमारा एक नारा है कि भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा। हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं आप उन्हें गिन नहीं सकते। एक दिन में हमारे इतने कार्यक्रम होते हैं और ये बिना पैसे के होते हैं, बिना खर्चे के होते हैं। इन कार्यक्रमों से जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो निकल करके क्रीम आती है, हम उसको बोलते हैं भीमदूत। एक आइडेंटिटी हम उस व्यक्ति को, उस युवा को देते हैं। और भीमदूत का मतलब है कि जिसमें संस्कार अच्छे हों, जिसको बाबा साहब के मूवमेंट से, मिशन से प्यार हो, जो इस देश की माटी के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाए, जो इस देश की भूमि को, धरा को अपना माने और उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे युवा को, ऐसे व्यक्ति को हम डेवलप करने का काम करते हैं। भीमदूत से उसको फिर ज्ञान मित्र बनाते हैं और ज्ञान मित्र ज्ञान चर्चाएं करने के काम में लग जाता है। जो भीमदूत जिस दिन बन जाता है उसी दिन से वो फिर भीम संपर्क करता है अपने साथियों में जा करके वो इन बातों को बोलता है कि ज्ञान चर्चा वाले आएंगे, प्लीज़ आप उनको सुनो। तो जब तक तो वो भीमदूत रहता है तो भीम संपर्क करता है, लेकिन जैसे वो बाबा साहब के लिखे हुए वॉल्यूम्स पढ़ता है,
बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई अन्य दूसरे लेखकों की पुस्तकों को पढ़ता है और जो हमारा बहुजन लिटरेचर है जब उसके टच में आता है, आपकी दलित दस्तक को जब वो पढ़ता है तो फिर वो ज्ञान मित्र के स्टेटस पे पहुंचता है। आज भीम ज्ञान चर्चा के पास में कई सौ की संख्या में ज्ञान मित्र हैं जो देश के 9 राज्यों में फैले हुए हैं। ये ज्ञान मित्र तलाशने और तराशने का काम कर रहे हैं, युवाओं को तलाशते हैं, उनको तराशते हैं, भीमदूत बनाते हैं, भीमदूत ज्ञान मित्र बनते हैं। बिना ज्ञान के कोई क्रांति नहीं आ सकती और इस देश में बिना क्रांति के कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हम जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं उस व्यवस्था का नाम है मनुवाद और उस मनुवाद को लीड करने वाले लोग इंटेलेक्चुअल हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस देश में जितनी गंदगी फैलाई जा रही है, जितना अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये यकायक नहीं है। इसकी प्लानिंग होती है और इसकी एंकरिंग होती है, इसको बड़े चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को माइंडलेस बनाने की जो योजना है वो इंटेलेक्चुअल के थ्रू होती है। तो इंटेलेक्चुअल वर्क अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको डिफीट करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमें पॉजिटिवली इंटेलेक्चुअल वर्क करने की ज़रूरत है। और ये वर्क हम उस समाज से शुरू कर रहे हैं जिस समाज को दबाया गया है। रमेश जी, आप लोग बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जब अम्बेडकरिज्म की बात आती है, बाबा साहब के मिशन की बात आती है, तो उसके साथ ही भगवान बुद्ध की भी बात आती है, तथागत की। तो बाबा साहब के मूवमेंट से फिर लोगों को आप बुद्धिज़्म के बारे में ही बताते होंगे, तो उसको किस तरीके से आप लोगों को बताते हैं? क्योंकि ये धर्म की जब बात होती है, एक जब कोई हिंदुइज़्म है, किसी और व्यवस्था में है, उसको जब आप दूसरी व्यवस्था के बारे में बताते हैं तो एक सवाल उठते हैं, तो लोग उसको किस तरीके से लेते हैं? कितना सफल हो पाए हैं आप लोग उसमें? सफलता बहुत तेज़ी से मिल रही है जी। और हम लोग बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में और उसके बाद फिर 16 अक्टूबर 1956 को आपके चंद्रपुर में लाखों लाखों लोगों के साथ में हिस्सा लिए। बाबा साहब का यही एक आखिरी लक्ष्य था कि भारत को बौद्ध में बनाना, और भीम ज्ञान चर्चा का यही एक लक्ष्य है। और हम जितने भी टीम में लगे हुए हैं, आज भीम ज्ञान चर्चा संघ के माध्यम से लाखों युवा, लाखों महिला लगी हुई हैं। हम सबका ड्रीम, सपना, पर्पस यही है और हम इसमें सफल होंगे। आपने कहा कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बताती हैं और फिर उससे तुलना करती हैं, तो ये जो भारतीय संविधान है और फिर मनुस्मृति है, तो क्या डिफरेंस है इसमें, क्या बताती हैं? भारतीय संविधान और मनुस्मृति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनुस्मृति के अनुसार एक वर्ण को पढ़ने का अधिकार, एक वर्ण को लड़ने का अधिकार, एक वर्ण को व्यापार करने का अधिकार और एक वर्ण को सेवा करने का अधिकार। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार हमारी जो स्थिति है वो तो चौथे वर्ण में भी नहीं आती, तो हमें तो कुछ भी अधिकार नहीं, हमें गुलाम बना के रखा गया। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेके बनाया और उसमें जो नियम बनाए वो सभी के लिए बनाए कि अब से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो आज से सब वर्ण के लोग पढ़ेंगे, सभी वर्ण के लोग शस्त्र उठाएंगे, सभी वर्ण के लोग व्यापार करेंगे और अपनी अपनी सेवा अब सब करेंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। यही मनुस्मृति और भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अंतर है। मनुस्मृति के अनुसार जो लाइन थी हमारी या है वो ये है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा और एक करे व्यापार, इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार, ये था मनु का विधान, ये था मनु का विधान। लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले इस मनु के विधान को 25 दिसंबर 1927 को महाड़ताल में आग लगाई और तभी से बाबा साहब ने संकल्प किया कि मैं अपने भारत के अंदर सभी वर्णों के लिए एक अच्छा संविधान बनाऊंगा। और बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें सभी के लिए क्या कहा, सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। ये है बाबा का संविधान, ये है बाबा का, ये है। और इसलिए हमें ये भारत बौद्धमय बनाना है, क्योंकि जिस भारत का नियम, कानून, व्यवहार एक जैसा नहीं होगा उस देश की उन्नति नहीं होगी। इस भारत के अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लाना ही होगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित है। सर, आप लोगों के बीच में जब जाते होंगे तो जाहिर सी बात है संविधान की भी बात आती होगी, संविधान की अच्छाइयों को, संविधान में जो इस वंचित तबके को, बहुजन तबके को जो अधिकार मिले हैं उसकी बात भी बताते होंगे आप लोग, तो वो क्या विशेषताएं बताते हैं आप लोगों के बीच? एक्चुअली संविधान के बनने और लागू होने से पहले
इस देश में मनोविधान चलता था, जिसको मनुस्मृति के रूल भी बोलते हैं, नियम भी बोलते हैं, और उसके बाद में संविधान बना। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग हम लोगों को, जितने भी यहाँ देश में रहने वाले लोग हैं, उनको 4 वर्णों में बांटा गया, और 5वां वर्ण जो हमारा बना दिया गया उसको कहते थे अतिशूद्र। एक्चुअली हम हिंदू धर्म के पार्ट एंड पार्सल नहीं थे, हम वर्ण व्यवस्था के पार्ट एंड पार्सल नहीं थे, अभिन्न अंग नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन जब से संविधान बना, संविधान दलितों के लिए एक अमूल्य खजाना है, और उस अमूल्य खजाने में जितनी हमारी पावर है, जितनी हमारी योग्यता है, उतना ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मेनली संविधान के प्रियम्बल को पढ़ा जाए तो उसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सबके लिए लागू होता है कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, अर्थात टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन। और दूसरा जो उद्देश्य है वो मात्र दलितों के लिए है, मात्र शोषितों के लिए है, मात्र यहाँ के दबे कुचले लोगों के लिए है, और वो है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, यानी व्यक्ति की स्वाभिमान और की रक्षा करना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो संविधान बना 4 मेन पिलर्स पे टिका हुआ हमारा संविधान। पहला पिलर है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है न्याय, और चौथा है भाईचारा, यानी जिसको हम कहते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों चीज़ें हमें बौद्ध धर्म से ली गई हैं, बौद्ध संस्कृति से ली गई हैं। इसलिए कोई भी दलित यदि भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता है, भारत के संविधान को बचाना चाहता है, अपने अधिकारों को पाना चाहता है, अपने अधिकारों को मजबूत करना चाहता है, तो इन चारों पिलर्स को मजबूत करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि यही लोग वर्ण व्यवस्था का साथ देंगे, जाति व्यवस्था का साथ देंगे, मनुस्मृति का साथ देंगे, हिंदू संस्कृति का साथ देंगे, इसका मतलब वो दलित लोग जो है इस संविधान को गिराने का काम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि यदि आपको अपने अधिकार चाहिए, सुरक्षित चाहिए, और बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के संकल्प का, बाबा साहब के योग्यता के अनुसार जो हमारा संविधान बना, यदि इसको बरकरार रखना है तो आपको इन जितने जो चारों जो मैंने आपको बताए, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इसकी जहाँ से भी जड़ है यानी कि बौद्ध संस्कृति, उसको मजबूत बनाना होगा और उसको हम लोगों को अख्तियार करना होगा। तभी हम देश में बराबरी का अधिकार पा सकते हैं, तभी हम लोग सब अधिकार पा सकते हैं, सभी दुखों से अपना छुटकारा पा सकते हैं, और सभी भेदभाव से हम छुटकारा पा सकते हैं। आप वकील हैं जी हाँ, आप वकालत करते हैं। जी शास्त्र और संविधान 2 चीज़ें हैं देश में, तो इन दोनों की जब आप तुलना करते हैं तो इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। वो मेरा नज़रिया है, और वो नज़रिया भी वो आपका भी नज़रिया होगा। और ये नज़रिया की जो शुरुआत होती है, ये इसका एक बहुत बड़ा मैसेज 25 दिसंबर 1927 से जाता है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ तालाब पे 60,000 लोगों के हुजूम के साथ में और इस देश के विद्वान लोगों के बीच मनुस्मृति को इस देश का कलंक कहते हुए उसको उन्होंने आग लगाई। उन्होंने बताया कि जब से मनुस्मृति इस देश में लागू हुई, ईसा से 185 साल पहले ये व्यवस्था लागू हुई, और इसी व्यवस्था की वजह से इस देश को दलित मिले, शोषित मिले, वंचित मिले, पीड़ित मिले, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला इस देश में रहा, गैर बराबरी इस देश में स्थापित हुई, और इस देश ने बहुत सारे विदेशियों के आक्रमण झेले। ये देश हजारों साल तक गुलाम बना रहा। ये है मनुस्मृति की व्यवस्था। अब मैं बात करता हूँ 25 दिसंबर 1927 के बाद की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शामिल होता है। वहीं से भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की नींव पड़ती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस दिन मनुस्मृति को आग लगाते हैं, उसी दिन वो घोषणा करते हैं कि मैं भारत के तमाम लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं जिस
विधान को आज आग लगा रहा हूँ, मैं उसकी जगह संविधान दे के जाऊँगा। संविधान का मतलब समानता का विधान, एक नैसर्गिक, एक नेचुरल, एक प्रक्रिया ऐसी जिसमें सभी लोग अपना विकास कर सकें। तो इसकी जब ये शुरुआत होती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान की रचना करने का मौका मिलता है और वो दिन आता है 26 जनवरी 1950 को, जब उनके द्वारा रचा गया संविधान इस देश में लागू होता है। तो 25 दिसंबर 1927 और 26 जनवरी 1950, इसके बीच का जो स्ट्रगल है, इसके बीच का जो एक दौर है, वो दौर डॉक्टर अंबेडकर के जीवंत संघर्ष का दौर है। और उस दौर के बारे में, उन लम्हों को, उन पलों को हम हमारे युवाओं को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा होते हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमानवीय व्यवस्था के सामने अपना सीना तान करके खड़े होते हैं, चैलेंज करते हैं और उसको ध्वस्त करते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन जब इस देश का संविधान लागू होता है, तो बाबा साहब की एक स्पीच तो होती है संसद के अंदर, और वहाँ भी वो भावुक हो जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं। और वहाँ वो कहते हैं कि जब तक इस देश में गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था रहेगी मौजूद, तो इस देश का जो अभी हमने जो संविधान बनाया है वो नहीं चल पाएगा। आपको सामाजिक व्यवस्था में बराबरी लाओगे तभी राजनीतिक व्यवस्था की बराबरी कायम रह पाएगी। ये तो उन्होंने संविधान सभा में बोला। और वो उसके बाहर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों में इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित और वंचितों को और इस देश के तमाम लोगों को जो मैंने अधिकार दिलाए हैं, वो अधिकार लंबे समय तक नहीं टिकेंगे अगर ये लोग जागरूक नहीं हुए। और वो एक बात और जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि इस देश के पीड़ित लोगों के साथ में, दलित लोगों के साथ में दो तरह की समस्याएं रहीं, दो तरह की गुलामी रही। एक गुलामी राजनीतिक, जिसका मैंने इस संविधान के लागू होने के साथ ही अंत कर दिया है। दूसरी गुलामी है सांस्कृतिक गुलामी, और वो सांस्कृतिक गुलामी को उन्होंने मानसिक गुलामी कहा। और बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं अपनी अगली पीढ़ी को ये आदेश दे करके जाता हूँ कि हे बहुजन समाज के युवाओं, दलित समाज के युवाओं, बौद्ध समाज के युवाओं, जाओ, मैंने तुम्हें शिक्षा के अधिकार दे दिए, मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। इस हथियार से तुम मनुवाद की जो एक बेड़ी अभी शेष रही है, इसको तोड़ दो, इस देश के साथ न्याय करो, इस देश में बौद्धिज्म की स्थापना करो। ये थे हमारे साथ चारों मेहमान आज के, जिसमें एक वैज्ञानिक हैं, एक वकील हैं, एक हाउसवाइफ हैं ग्रेजुएट, और एक रमेश गौतम जी हैं जिन्होंने कहा कि ये दूसरी पास हैं। लेकिन किताबी पढ़ाई से भी ज़्यादा एक अम्बेडकरिज्म की पढ़ाई होती है, मूवमेंट की पढ़ाई होती है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि रमेश गौतम जी इसमें PhD हैं, डॉक्टरेट हैं। नोएडा के दलित प्रेरणास्थल से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।